नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडुटेरिया के द्वारा एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 वस्तुनिष्ठ ऑल आउट के प्रश्न। आज देखेंगे साइंस के क्लास 7 का प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि कवकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का जो है वो चयन करें। इनकी वृद्धि हेतु वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त है, बिल्कुल सही। ये उन स्थानों पर उगते हैं जो नम और आर्द्र हो, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। वे उन स्थानों पर उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। कवक इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं, जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाती है। अब मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। क्या है? एक सही है। घटपर्णी पादप उदाहरण है क्या है? तो आंसर हो जाएगा स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों। घटपर्णी पादप यह एक कीटभक्षी पादप है। इसमें घड़े के समान एक संरचना होती है जो वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते को शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, क्योंकि इन पादपों को मृदा से भी सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिन्हीं की इन्हें आवश्यकता है। यह स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों होते हैं। सही मिलान कीजिए। आइए सही मिलान करते हैं। जोक परजीवी सही, संडीव कीटभक्षी सही, कवक मृतजीवी सही, राइजोबियम सहजीवी संबंध सही, यानी उपयुक्त में से जो है वो सभी। परजीवी जो दूसरे पादप अथवा जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे अमरबेल, जोक, जू आदि। मृतजीवी जो अपना पोषण मृत एवं अपघटित जो है जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी है, जैसे कवक क्या है? कवक तो क्या है? वो मृतजीवी है। क्या है? मृतजीवी है। सहजीवी संबंध कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं, जैसे लाइकेन, राइजोबियम। संडीव क्या है? यह एक कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटों को खाने वाले पादप कीटभक्षी पादप जो है वो कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। घटपर्णी के निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग घट के रूप में रूपांतरित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या होता है? अभी बताए। पत्ती जो है वो रूपांतरित होता है। इसमें घड़े के समान एक संरचना होती है जो वास्तव में उसकी पत्ती की रूपांतरित जो है वो भाग है। पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा पत्ती होते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने हैं, तो ये गलत है। क्या है? ये गलत है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है, ये सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा असत्य कथन केवल एक है। क्या है? केवल एक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप जो है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जो है बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। कीटभक्षी पादप का उदाहरण नहीं है। इसमें कीटभक्षी पादप का उदाहरण नहीं है, तो कसकूटा जो है वो नहीं है। कीटों को भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। बीनस फ्लाई ट्रैप तथा संडीव कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण है। कसकूटा नहीं है। क्या है? कसकूटा नहीं। तो आंसर हमारा सी है। अभी कथन और कारण का प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम जो है क्या है? स्रोत है। तो बिल्कुल सही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और इसे भोजन के रूप में संचित करते हैं, जिसका उपयोग बाद में अन्य जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं।
ये सही है। तो यानी अभिकथन और कारण जो है दोनों सही है और आर ए के सही व्याख्या भी है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। 8 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। पाचन के संबंध में कौन सा क्रम जो है सही है? तो पहले मुख गुहिका में जाएगा, फिर ग्रसिका में, फिर अमाशय में, फिर शुद्रांश में, फिर बृहद्रांत में। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आहार नाल का भाग नहीं है? क्या है? आहार नाल का भाग नहीं है। तब मुख गुहा तो है, गुद्दा है, अमाशय है, अग्न्याशय जो है वो नहीं है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहा का में प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत, क्षुद्रांत जो है छोटी आंत, बृहदांत माने बड़ी आंत जो मलाशय जो है मलाशय से जुड़ी होती है, और लास्ट में मल द्वार अथवा गुदा। अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्न्याशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अग्न्याशय। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जीवाणुओं का विनाश। क्या है? जीवाणुओं का विनाश। श्लेष्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमाशय के आंतरिक स्तर। जठर रस जो हो जाएगा वो प्रोटीन का विघटन करता है, और पीत रस जो है वो वसा पाचन में उपयोगी होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 11 के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन। यह बृहदांत यानी छोटी आंत की जो है वो क्या होता है? नहीं, बृहदांत मतलब बड़ी आंत होता है। यह बड़ी आंत की आंतरिक भित्ति पर होती है, तो यह सत्य है। यह भोजन अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं, सही है। इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, सही है। आंसर हमारा जो है केवल एक जो है वो असत्य है। क्या है? एक असत्य है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो मंड का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, मुख में ही प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल सही। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्त्रावित पीत अग्न्याशय से अग्न्याशयिक स्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्त्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांश में पूरा हो जाता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य रिक्तिका में। कहाँ होता है? खाद्य रिक्तिका में होता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाभ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी यानी खाद्य रिक्तिका में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्त्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अगला है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पाचन। क्या है? पाचन। स्टारफिश का आहार खाली स्थान है, क्या है? तो वो है कठोर कवच वाले जंतु। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे जो है वो पचता है। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। क्या है? यकृत में। डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग यानी किंग का क्या लाभ है? और इसका सही आंसर होगा यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। 18 के जो है वो विभंग का लाभ यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से जो है वो रोकता है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कौन जो है वो सही सुमेलित है ये हमें बताना है। तो चालन वायु एवं जल में ऊष्मा स्थानांतरण गलत। संवहन ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण। विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं, सही। तो केवल थर्ड जो है वो सही है। क्या है? अब चालन किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। संवहन जल तथा वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, क्यों? सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, क्यों? इसका सही आंसर जो होगा ऊन उष्मारोधी भी होता है, सही। इसके रेशों के बीच वायु फंसी रहती है, ये भी सही। तो दोनों 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, इसका कारण यह है कि ऊन उष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी
यानी ट्रैप होती है। उष्मा और उसके स्थानांतरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वो सही है ये बताना है। उष्मा अधिक तापमान वाले पिंड से कम तापमान वाले पिंड की ओर प्रवाहित होती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में कम उष्मा अवशोषित करती है, ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा केवल एक जो है वो सही है। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में अधिक उष्मा अवशोषित करती है, यही कारण है कि गर्मियों में गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्म जो है महसूस होते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना। क्या करना? असत्य कथन का चयन करना है। तो दही, नींबू का रस एवं सिरके का स्वाद खट्टा होता है, बिल्कुल सही। बेकिंग सोडा खाने का सोडा की प्रकृति अम्लीय होती है, गलत है। अम्लीय नहीं होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एसियर से हुई है, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा तीसरा भी सही है, दूसरा और तीसरा क्या है? असत्य कथन, ये भी जो है गलत है और ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 और 3, बी हमारा सही हो जाएगा। क्या है? बी हमारा सही होगा। 22 के बी आंसर होगा। क्या है? बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों को जो लैटिन शब्द एसियर से हुआ है, एसियर से हुआ है जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या है? खट्टा। ग्रीक शब्द नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए क्या है? लैटिन शब्द। क्या है? लैटिन शब्द। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? एक तरफ सूचक है, एक तरफ अम्लीय विलयन में रंग है। गुड़हल की पंखुड़ी, गुड़हल की पंखुड़ी की अगर हम बात करें तो मेजेंडा, लिटमस पेपर लाल, फिनोफ्थलीन जो है वो रंगहीन, अम्लीय विलयन में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 सही है। क्या है? 3 सही है। याद रखिएगा एक अनिल से। क्या है? अनिल से। आ से जो होता है अम्ल, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को, लिटमस को क्या कर देता है? लाल करता है। क्या है? लाल करता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सत्य कथन है चयन करना है। तो आइए देखते हैं। इस अभिक्रिया में जो है वह सदैव उष्मा निर्मुक्त होती है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें निर्मित नए पदार्थ की प्रकृति उदासीन होती है, ये गलत है। इस अभिक्रिया में लवण एवं जल निर्मित होते हैं, ये सही है। आंसर हमारा हो जाएगा 24 के सी, केवल 1 और 3। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। इस प्रक्रम में उष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। मृदा की अत्यधिक अम्लता का निवारण किया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। इसका आंसर डी होगा। रासायनिक उर्वरकों को अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देती है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय है तो पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से जो है उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ जैसे हो गया कंपोस्ट मिलाया जाएगा, खाद मिलाया जाएगा। मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारीय प्रकृति को जो है उदासीन कर देते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो है वो नहीं है। अम्लता, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो अम्लता जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो है गलत है। चींटी का डंक मेलामाइन, ये भी गलत है। अम्लीय मृदा कैल्शियम ऑक्साइड, क्षारीय मृदा जैव पदार्थ। यहाँ पर क्या रहा है ठीक से देख लीजिए कि अम्लता को उपचार कोशिश करता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सही है। चींटी का डंक मेलामाइन गलत है। अम्लीय मृदा को कैल्शियम ऑक्साइड, ये सही है। क्षारीय मृदा है तो जैव पदार्थ, ये भी सही है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, न कि मेलामाइन। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? बी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आइए सुमेलित करते हैं। फॉर्मिक अम्ल, क्या है? फॉर्मिक अम्ल जो हो जाएगा वो चींटी के डंक। ऑक्जेलिक अम्ल की अगर हम बात करें तो वो है पालक। स्कॉर्बिक अम्ल की बात करें तो ये है आंवला। टाटरिक अम्ल की बात करें तो कच्चा आम। आंसर हमारा 27 के डी होगा। क्या है? डी। अपाचन निम्न में से किसके कारण होता है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या है? अमाशय में अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए। क्या प्रवाहित की जाए? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रवाहित की जाए वो दूधिया हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने की पानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? उदाहरण जो है
वो नहीं है। तो मोम का पिघलना कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। निम्न कथनों में असत कथन का चयन करना है। असत कथन का चयन करना है। तो जंग लगने हेतु ऑक्सीजन एवं जलवाष्प दोनों अनिवार्य है, सही है। यदि वायु में नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है, सही है। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं, ये भी सही है। जंग से रोकथाम हेतु लोहे के जल एवं ऑक्सीजन दोनों से बचाकर रखना अनिवार्य नहीं है, ये गलत है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो पानी में चीनी का घुलना। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है वो सही है, ये हमें बताना है। तो एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर उत्क्रमणीय होता है और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बिल्कुल सही। किसी भी पदार्थ का जलना हमेशा एक रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये भी सही है। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी या जलवाष्प दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है, सही है। पानी में नमक घोलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है, गलत। आंसर हो जाएगा चौथा के बी, क्या है, सॉरी चौथा 33 के जो है वो बी हो जाएगा। 1 2 3 सही है। इष्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है, क्या है, असत्य कथन का चयन करना है। तो ये वायवीय श्वसन कहलाता है, ये गलत है। ये श्वसन के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करते हैं, सही है। इनका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और जो है क्या हो जाएगा, 1 और 2 गलती हो। ये श्वसन के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करते नहीं, ये भी है। इष्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यह वायवीय असत कथन, ये वायवीय श्वसन करता है, तो ये गलत है, क्या है, ये गलत है। इष्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, तो ये गलत है। ये श्वसन के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करते हैं, ये भी गलत है। इनका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है, सही है। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। 34 के जो है हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन होती है, क्यों, असत कथन का जो है हमारा चयन करना है। तो पेशियों में वायवीय श्वसन के कारण, बिल्कुल सही। लैक्टिक अम्ल संचयन के कारण, गलत है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 3 होगा, क्या है, 3 होगा। अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा 21% एवं 0.04%। इसमें CO2 ये जो है वो O2 है। पादपों में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो ये वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं, सही है। पादपों में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है, तो ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्या है, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि वायवीय श्वसन में निम्न में से किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के, क्या है, ऑक्सीजन के। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, सही है। श्वेत रक्त कोशिका में पाया जाता है, गलत है। आरबीसी में पाया जाता है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, सही। आंसर हो जाएगा केवल 1 एवं 4 होता है। हाइड्रा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, सही। भोजन एवं ऑक्सीजन की पूर्ति जल द्वारा होती है हाइड्रा में, सही है। इसके परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है जो असत्य है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 40 के डी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। रंध्र जो है वो बाष्पोत्सर्जन के लिए, जाइलम जो है वो क्या करता है, जल का परिवहन के लिए, मूल रोम जो है वो क्या करेगा, जल का अवशोषण करेगा, फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करेगा, भोजन का परिवहन। डी के जो है थर्ड हो जाएगा। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रक्त का कार्य नहीं है, रक्त का जो है कार्य नहीं है। तो रक्त में एक तरल की तरह कार्य करता है। पाचित भोजन को बृहदान्त्र से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के कोशिकाओं तक ले जाता है। कौन सा कार्य नहीं है, तो ये हो जाएगा पाचित भोजन को बृहदान्त्र से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, ये नहीं है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, और इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने, क्या है, विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट है अपोहन, डायलाइसिस जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है, क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रिक, क्या है, ब्रिक या किडनी है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, ये हमें बताना है। एक तरफ जीव है, एक तरफ उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है। अगर देखा जाए तो आइए देखते हैं 45 नंबर के कि कूट करना है कि कौन है। मानव में जो है यूरिया, मछली में यूरिक अम्ल, सर्प में जो है अमोनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा 45 के सी, सर्प में अमोनिया, यानी
हो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो केवल एक हो जाएगा मानव में यूरिया उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थ, ये गलत है, आंसर हो जाएगा केवल एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कायिक प्रवर्धन क्या है, कायिक प्रवर्धन जो है वो हो जाएगा गुलाब। मुकुलन की अगर हम बात करें तो मुकुलन हो गया हाइड्रा में, खंडन हो गया मांस में, और बीजू खंडन जो हो गया वो किसमें, स्पाइरोगायरा में। सी के जो है 1 हो जाएगा। अब बीजाणु निर्माण जो है मांस में। आंसर हमारा 46 के ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। चलिए 47 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन करना है कि क्या होगा। तो आइए देखते हैं। पत्थर चट्टा ब्रायोफिल्म में खंडन प्रकार का लैंगिक जनन होता है, गलत है। ब्रायोफिल्म की प्रत्येक कलिका मुकुलन नए पदार्थ को जन्म दे सकती है, सही है। कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही, क्या है, 2 और 3। 47 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन, क्या है, कायिक प्रवर्धन। द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण नहीं है, द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण नहीं है तो पपीता नहीं है, क्या है, पपीता नहीं है। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल एक पुंकेसर अथवा केवल एक स्त्री केसर ही उपस्थित होते हैं। पीर पक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा फल में। किसमें विकसित हो जाता है, तो फल में जो है वो विकसित हो जाता है। एक दिन कहा जाता है, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को जो है कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का जो है वो चयन करना है। तो आइए सही कथन को देखते हैं। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, सही है। सरलोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है, सही। आंसर हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन समय मापन की युक्ति है, कौन समय मापन की जो है युक्ति है, आइए देखते हैं। धूप घड़ी बिल्कुल सही है, जल घड़ी बिल्कुल है, रेत घड़ी बिल्कुल है। आंसर हो जाएगा 53 के डी, क्या है, 53 के डी। वही कार 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है। कार द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 गुना 15 बटा 60, यानी 40 गुना 0.25, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। अब क्या कर रहा है कि 60 किलोमीटर 15 मिनट में, तो ये हमारा हो जाएगा क्या है कि दिया हुआ चाल बराबर 60 और समय 15 है, तो हमारा जो है डी जेड निकल जाएगा 60 गुना 15 बटा 60, क्या है, सॉरी 60 गुना 15 बटा 60, ये हो गया 60 गुना कितना हो जाएगा 0.25, यानी 1.5 किलोमीटर हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा। ये 15 किलोमीटर हो गया। कुल दूरी क्या होगा, D1 और D2 हो गया, D1 और D2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर, क्या है, 25 किलोमीटर। 10 निकला था, ये 15, 25 किलोमीटर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो ये हो जाएगा तार के पदार्थ धातु जिसमें यह बना हुआ है, तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, ये तीनों 1, 2, तीनों पर निर्भर करता है। निम्न में से किसमें पारे के वाष्प का प्रयोग होता है, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं 56 नंबर के। प्रतिदीप्त नलिका बिल्कुल सही, सेफल सही, एलईडी गलत। आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2। 56 के क्या होगा आंसर, तो हमारा सी हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर कुंडली का चुंबक क्या हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाप्त हो जाता है, क्या है, समाप्त हो जाता है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कि वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसे विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का प्रयोग चुंबक के निर्माण में किया जा सकता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 58 का क्या होगा, डी हो जाएगा। 1, 2, 3 होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। सत्य कथन को चयन कीजिए। कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं भी लगाया जा सकता है, सही है। जब स्विच ऑन स्थिति हो तो परिपथ बंद होता है, सही है। तो स्विच ऑफ स्थिति हो तो परिपथ खुला रहता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा कौन सा, 59 के, तो डी होगा, क्या है, डी। सभी 1, 2, 3 सही है। अगला है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण के प्रश्न है। अभी कथन है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, और ये आपतित प्रकाश की किरणें के अंदर की ओर मोड़ देती है। इसका सही आंसर हमारा 60 के सी हो जाएगा। असर्शन तो सही है, रीजन जो है वो असत्य है, क्या है, असत्य है। निम्नलिखित में कितने कथन जो है वो असत्य है, ये हमें बताना है। 61 का कितने कथन है जो असत्य है, तो आइए देखते हैं कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके है वास्तविक प्रतिबिंब है, क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है।
अवतल लेंस सदैव उल्टाभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा, वास्तविक एवं साइज में छोटा होता है। तो आंसर हो जाएगा 61 के कौन सा हो जाएगा? 61 के हमारा जो आंसर आएगा वो केवल 2 आ जाएगा। केवल 2 से क्या है? केवल 2। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब जो है वो कहते हैं क्या? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है तो राम और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर राम में दर्पण एवं उसके बीच की दूरी 6 मीटर है। राम दर्पण की ओर 2 मीटर चला, 2 मीटर चला तब कितना बच गया? तो 4 मीटर बचला। इसलिए राम एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है 4 + 4 8 मीटर बच रही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ये हमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो समतल दर्पण सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब नहीं, बराबर जो है वो बनाता है समतल दर्पण। मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? और इसका सही आंसर होगा वस्तु से छोटा बनता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? तो उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, गलत है। अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं, गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होती है। एक खाद्य श्रृंखला में कोई विभिन्न या अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। कुछ खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर समृद्ध होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है? और इसका सही आंसर होगा ह्यूमस। क्या है? ह्यूमस है। निम्नलिखित में से किसे गतिक सजीव इकाई के रूप में जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो वन के रूप में जाना जाता है। अपंग माने असलज होता है, असलज होता है क्या है? इसका सही आंसर होगा एकत्रित किया गया ठोस माल। क्या है? एकत्रित किया गया ठोस माल। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्या है? 22 अप्रैल को जो है मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ये था इडोटेरिया के द्वारा निकाला गया एनसीईआरटी 6 to 12 में क्लास 6 का एमसीक्यू, क्लास 7 का एमसीक्यू और 6 का करा दिया गया। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।